हेलो गाइस, सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर इनऑर्गेनिक सीरीज जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में बात की थी क्वांटम नंबर्स की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स की, एज वेल एज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ तक हमारी चर्चा कंप्लीट हो गई थी। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं आप लोगों को कि इनऑर्गेनिक के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम का जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, व्हाटएवर जिसमें भी केमिस्ट्री का सिलेबस ये होगा वो आप कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बात करते हैं कि एल की वैल्यू से हम एन और एल की वैल्यू से हम और क्या निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा चीजें, मोर देन पास्ट थिंग्स जो हमने पहले पढ़ा था। दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ एनएलएन। ध्यान सुनिए मेरी बात। आप हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है नोड्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, वहां पर ग्राफ्स बना के वगैरह वगैरह। नोड्स क्या होता है? एक ऐसा स्पेस होगा, एक ऐसी जगह होगी दैट कैन बी प्लेन, वो एक प्लेन भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकती है, एक ऐसा एक ऐसा प्लेन होगा या एक ऐसा स्पेस होगा, एक स्फेयर भी हो सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, जीरो। वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड नोड। तो नोड इज द नोड रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो नोड दो तरह के होंगे। अभी मैं यहां पर जस्ट इंट्रो दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पे। एक तो रेडियल नोड और एक एंगुलर नोड। रेडियल नोड और एक एंगुलर नोड। रेडियल नोड निकालने का फार्मूला n माइनस एल माइनस 1 होगा और एंगुलर नोड इज जस्ट एल की वैल्यू से निकाल लिया जाएगा और दोनों को सम कर देंगे तो आपको मिलेगा टोटल नोड। तो टोटल नोड्स क्या होगा? टोटल नोड्स इज इक्वल टू, दोनों को सम करिए तो n माइनस 1 ही तो बचेगा, n माइनस 1। ठीक है, ये है टोटल नोड्स। अब इसमें हमें क्या करना है, सीधा एन और एल की वैल्यू देखकर पुट करके हम तीनों नोट्स निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा कि जो ऑर्बिटल है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए एन लिखते हैं पहले, फिर यहाँ पर सबशेल लिखते हैं एल। मतलब सबशेल से पहले शेल लिखा होगा। मेरा मतलब है अगर मैं यहाँ पर 4s लिख दिया तो ये जो 4 है ये एन की वैल्यू है और ये सबशेल एस है। तो 4s एक ऑर्बिटल होगा, उसके लिए आपको ये वैल्यू देख करके आपको दो चीज फटाफट लिख देना है, एक n की वैल्यू 4 और एक l की वैल्यू 0 और एक l की वैल्यू 0। ये दो चीजें लिख देनी है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर 3d² लेता हूं, 3dz², तो आपको यहां पर ये देखना है कि कौन सा सबशेल है। सबशेल तो डी ही है ना। अब डी का कोई भी सबशेल लिया जाए, कोई भी ऑर्बिटल लिया जाए, dxy, dyz, dzx, व्हाटएवर, कोई भी ऑर्बिटल लिया जाए उसके लिए l की वैल्यू 2 ही होगी। तो मेरा मतलब पॉइंट ये है कि n की वैल्यू तो क्लियर है, सबको 3 आएगा। तो l में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, l भी 2 रहेगा बिकॉज है तो d ही ना। तो d का कोई सा भी ऑर्बिटल लिया जाएगा l की वैल्यू 2 आएगी। तो हम गिवन ऑर्बिटल को देखकर फटाफट उसके लिए n और l की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इन दो की हेल्प से हम दोनों नोड भी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूले के लिए स्लाइड्स हैं, ऐसे आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट्स पे। और ये भी ऐसे ही है, मैंने पढ़ा दिया अभी अभी। अब आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो PYQ में आया हुआ है। जेई मेंस का क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है। अच्छा सिंपल है, एग्जाम भी आपका सिंपल ही है। ठीक है, आप देखना मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा PYQs के और आप फिर अपने आप को खुद से जज कर लेना क्या सच में एग्जाम इजी है। तो देखो, द ऑर्बिटल हैविंग दो रेडियल नोड एज वेल एज 2 एंगुलर नोड इज। 4 ऑर्बिटल दे रखा है हमारे सामने, इसमें से हमें एक ऐसा ऑर्बिटल चूज करना है जिसके लिए रेडियल नोड भी 2 होगा और एंगुलर नोड भी 2 होगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू 2 होनी चाहिए, हम 2 हमारे 2। चलिए पहले के लिए हम लोग निकालते हैं। यहां लिखता हूं रेडियल नोड, यहां लिखता हूं एंगुलर नोड, जल्दी जल्दी समझाने के लिए थोड़ा
एलाबरेट करता हूँ, बाकी एग्जाम में आप कम टाइम में कर सकते हैं। दिस इज n माइनस एल माइनस वन, दिस इज l। सो गाइस चेक इट, यहाँ n की वैल्यू 3 रखूंगा, 3 माइनस l की वैल्यू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ l इज 1, तो यहाँ दोनों वैल्यू 1 1 है, 2 2 नहीं है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरे में 4f है, 4f 4f, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4 माइनस l की वैल्यू क्या हो गई 3 माइनस 1 दैट इज 0, और l की वैल्यू 3, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। 4d को देख लेते हैं फटाफट, n की वैल्यू 4 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज 1 एंड l इज 2, ये भी आंसर नहीं होगा। आइए 4 चेक करते हैं, फोर्थ आंसर कैसे होगा। 5 n की वैल्यू माइनस l 2 हो गया माइनस 1, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर l की वैल्यू भी 2 आएगी, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा लास्ट वन, जहाँ पर दोनों ही नोट्स 2 2 आते हैं। अच्छा, टोटल नोट्स कितना होगा 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपके जेई मेंस 2024 में आया था, लास्ट इसी ईयर। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज, तो मैं ऑप्शन में ना जा करके डायरेक्ट निकाल लेता हूं 3p के लिए। 3p के लिए रेडियल नोड, तो n की वैल्यू 3 हो गई फटाफट, l की वैल्यू 1 हो गई फटाफट, है ना। तो आपको रेडियल नोड चाहिए, रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। यहाँ n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, l की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और 1 ये 1 तो रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए रेडियल नोड कितना आ गया गाइस 1, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। बट अगर मैं यहाँ एंगुलर नोड पूछता तो एंगुलर नोड भी 1 ही आता, ठीक है। टोटल नोड 2 आते। इस तरह से आपसे छोटा सा सवाल नोड के बारे में पूछा जाता है। अगली बात करने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हमने अभी तक एल पढ़ लिया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ लिया। एल की वैल्यू 0 से शुरू होती है, आगे जाती जाती। एक और बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, देखो मैंने जी और एच के भी बारे में कुछ डिस्कस किया था, एस पी डी एफ जी एच ऐसा कुछ बोला था ना। तो मैंने क्या कहा था कुछ दिन पहले कि नंबर ऑफ सबशेल, मेरी बात अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो मतलब आप सही पढ़ाई कर रहे हो, पुराना लेक्चर अच्छे से देखा है, तब जाके यहाँ आए हो। नंबर ऑफ सबशेल इन एनी शेल, किसी शेल में नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू एन। मतलब अगर आप थर्ड शेल में हो तो उसमें 3 सबशेल होंगे, अगर आप फोर्थ शेल में हो तो उसमें 4 सबशेल होंगे। तो वो 4 सबशेल की शुरुआत कहां से होगी, हमेशा एस से होगी। मतलब एस तो मैंडेटरी है, एस तो हर जगह होगा। एक चाहिए तो एस ले लेना, 2 चाहिए तो एस और पी दोनों ले लेना, एक चाहिए एस ले लेना, 2 चाहिए एस और पी दोनों ले लेना, 3 चाहिए एस पी डी ले लेना, 4 चाहिए एस पी डी एफ ले लेना, 5 चाहिए एस पी डी एफ जी ले लेना। अब पॉइंट सुनो मेरा, अभी जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं उनको फिल करने के लिए हमें जी सबशेल की जरूरत नहीं पड़ती, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। हमारे इलेक्ट्रॉन्स एफ सबशेल तक ही फिल हो जाते हैं। बट अगर कभी फ्यूचर में एलिमेंट्स और डिस्कवर होते हैं और हमें एक और सबशेल की जरूरत पड़ती है तो वो जी सबशेल होगा। अब सवाल क्या बनता है कि अगर जी सबशेल डिस्कवर्ड किया गया तो वो कौन से शेल में रखा जाएगा, तो होप आपको आंसर मिल गया होगा, है ना। तो एसपीडीएफ 4 सबशेल 4 फोर्थ शेल में होंगे। जी के आने के बाद ये कुल 5 हो गए, तो अब ये 5वां सबशेल 5वें शेल में आएगा। तो फिफ्थ शेल में फिफ्थ शेल में 5 सबशेल होंगे एसपीडीएफ जी। मगर अभी ये वाला हम लोग मानेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन, ये अभी बना तो नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन। कुछ दिन बाद मैं लाइव भी आने वाला हूँ, ठीक है। तो लाइव में थोड़ा इंटरेक्शन भी होगा, आपके बातें भी सुनूंगा मैं, आप क्या कमेंट कर रहे हो, थोड़ा वेट करते रहो, अब कुछ बेहतर होने वाला है।
अंडर कंस्ट्रक्ट। तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर फ्यूचर में एच सबशेल, एच स्मॉल एच फॉर हॉर्स, एच सबशेल डिस्कवर होता है, सो वो कौन से शेल में जाएगा, कौन से शेल में जाएगा। तो ऐसे करेंगे ना, एस पी डी एफ जी एच सिक्स्थ सबशेल है, तो 6 सबशेल कहाँ होंगे, सिक्स्थ शेल में जाएगा। तो अगर डिस्कवर हुआ तो सिक्स्थ शेल में जाएगा। ये बात एक्स्ट्रा थी जो आपको जेई में बहुत काम आने वाली है। क्या कि if H subshell will be discovered, comma, it will be placed in sixth shell, शेल कहूं चाहे ऑर्बिट कहूं, सिक्स्थ ऑर्बिट। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ, ठीक है। मतलब मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इतना पढ़ने के बाद आपको कुछ भी इस टॉपिक के रिलेटेड पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं भी ना पेड ना अनपेड, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चंस करिए जो ना आए पूछेगा। मैंने लास्ट क्लास से बताया था, नहीं बताया था, कि अगर आपको डाउट आता है, डाउट आजकल कभी भी डाउट है ना, ये क्या लिख दिया मैंने, डबल डाउट आता है अगर आपको, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। डाउट लाइक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पे डाउट होना चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं, ठीक है। और अगर गूगल पे मिल जाता है तो पहले वहीं से देख लो, उसके बाद भी समझ नहीं आता है तब आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। क्या है वो, मेरी टेलीग्राम आईडी है Sajid_MS12। इवन ये जहां भी आप सर्च करोगे यही आईडी है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, Sajid_MS12, सब कुछ स्मॉल लेटर में ऑब्वियसली। तो आप यहाँ अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं आप में कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा अगर वो थ्योरेटिकल डेटा पे बेस्ड है तो। नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग लिखते हैं, या तो सिर्फ एम से लिख दो तब भी चलेगा, या कभी कभी एम लिख के छोटा सा एल लिख देते हैं। भाई सब कुछ ना नाम में क्लियर हो जाएगा, एम लिखो या एम एल लिखो। एम एल लिखने का मतलब ये है कि ये एल से डिराइव्ड होता है, एल से डिराइव्ड होता है, मतलब आप डायरेक्ट एम की वैल्यू लिख ही नहीं सकते जब तक आपको एल की वैल्यू ना पता हो, ये बात है इसकी। तो एम एल इज एल डिपेंडेंट, मतलब पहले आपको सबशेल में जाना है फिर ऑर्बिटल में जाना है। सो ऑब्वियसली अब हमको एम क्या बताने वाला है, दिस क्वांटम नंबर गिव्स आइडिया अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल एंड नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द गिवन सबशेल। अब इस बात को आगे और फिजिक्स, थोड़ा सा हम और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद उसके ड्रॉबैक के अंदर, कि जो हमारा सबशेल है, मान लीजिए मैं बात करता हूँ पी सबशेल की, तो पी सबशेल में क्या है, 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो वो पी सबशेल के पास हम कह सकते हैं 3 ओरिएंटेशन हैं, उसके ऑर्बिटल्स की 3 डायरेक्शंस हैं, 3 डायरेक्शंस है, समझना, 3 डायरेक्शन, और तीनों डायरेक्शंस अलग अलग हैं। तो इन अलग अलग डायरेक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमें एक क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में डिराइव की जाती है, इसलिए नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच सबशेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। अब समझिएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो 3 वो सब डिवाइड हो जाएगा 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस में। मैं पी सबशेल की बात कर रहा हूं, डी की बात करूंगा तो 5 में डिवाइड हो जाएगा। तो जितने स्पिरिट्स आएंगे उसके अंदर, जितने ओरिएंटेशंस आएंगे, एम की उतनी ही वैल्यू होगी। ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, नो, फिर से बोलता हूं, बहुत सिंपल है। एल की वैल्यू पता हो, एल की वैल्यू, उससे एम निकाल लूंगा। एम की वैल्यू क्या बताएगी, नंबर ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब और सिंपल, जितने टाइप्स के ऑर्बिटल्स होंगे, जितने डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे, उतनी ही एम की वैल्यू होगी। अगर किसी सबशेल में 5 ऑर्बिटल हैं तो एम की 5 वैल्यू होगी। अगर किसी सबशेल में 3
3 ऑर्बिटल्स हैं तो m की 3 वैल्यू होगी, लाइक दैट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, m की वैल्यू कैसे हम लिखा करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए L के पास जाना पड़ेगा। बार बार यही बता रहा हूं, तब से मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वी नीड L टू फाइंड आउट M। सबसे बड़े बड़े शब्दों में, लफ्जों में, अल्फाजों में, वर्ड्स में, शब्दों में लिख दीजिए कि M की वैल्यू ऑफ M डिपेंड्स अपॉन L पे डिपेंड करेगा। अगर आप L नहीं लिख पा रहे हैं तो M भी नहीं लिख पाएंगे। पहले L लिखेंगे फिर M लिखेंगे। याद करो, ऐसा ही हम लोगों ने L में भी किया था। L की वैल्यू लिखने के लिए पहले N का पता लगाते थे। तो अगर N की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0 से N-1 होती थी। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली L की वैल्यू M से ड्राइव करते थे ना, वैसे यहां पर भी होगा कि अब M की वैल्यू L से ड्राइव करेंगे। तो देखो बच्चों, 2 सवाल होगा ना, एक होगा कितने आदमी थे कालिया, दूसरा होगा कौन कौन थे। फिर से वही पुरानी बात, तो कितने आदमी थे ये डिपेंड करता है कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो मैंने परसों क्या पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल इज 12+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल इज 12+1। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। तो अगर आपके पास इतने ऑर्बिटल्स हैं तो इतने ही m की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। जितने ऑर्बिटल्स उतनी m की वैल्यू। तो एक फार्मूला बन गया, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, किसकी वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू 12+1। फिर से लिख दूं 12+1। एक सवाल का आंसर हो गया। वैल्यूज कितनी होंगी? 12+1 होंगी। भाई अब एक बार रफली बात कर लेते हैं। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है तो m की एक वैल्यू होगी। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है तो m की 3 वैल्यू होगी। d सबशेल में 5 ऑर्बिटल है तो m की 5 वैल्यू होगी। f सबशेल में 7 ऑर्बिटल है तो उसमें m की 7 वैल्यू होगी। जाहिर सी बात, अगला सवाल है कौन कौन सी वैल्यूज, वो वैल्यूज कौन कौन सी है बताइए। आइए चलिए डिस्कस करते हैं वो वैल्यूज कौन कौन सी होगी और कैसे निकाली जाएगी। देखिए भाई, जब आपको L पता ही है, क्योंकि L के बगैर तो M लिख नहीं सकते, तो L में ही समझना ध्यान से, पॉसिबल वैल्यूज, नंबर नहीं बोल रहा हूं, वैल्यूज बोल, एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ M इज इक्वल टू 0 टू, या ऐसे कह सकते हैं +L2 -L इंक्लूडिंग 0। मतलब नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन, उसके तर्ज पर काम करना है। जैसे नंबर लाइन पे हम लोग चलते थे, कहाँ गया नंबर लाइन, वैसे करेंगे। यहां 0 रखते थे, +1 +2 +3 -1 -2 -3 ऐसे। तो आपको क्या करना है, +L से -L तक जाना है और उसमें 0 को भी शामिल कर लेना है। ठीक है, +L से -L तक जाना है और उसमें 0 भी शामिल कर लेना है। एग्जाम्पल समझाता हूं। मैंने आपको L की वैल्यू दे दी, देखो L की वैल्यू 2 दे दी। फटाफट पता चल गया ना कौन सा ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर d के 5 ऑर्बिटल्स होंगे। पहला आंसर हो गया m की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कि m की टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी गाइस, 5 होंगी। फिर वो 5 वैल्यू कौन कौन सी है, अब उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, जो मैं तरीका बताया था, +L से -L तक 0 शामिल करते हुए। तो L कितना है 2, तो +2 से शुरू करो, +2 +1 0 -1 -2 खत्म। दिस इज द नंबर ऑफ M। तो M की जो वैल्यू है वो क्या क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है।
भाई ये था मैक्सिमम कंटेंट। अभी बहुत कुछ प्रैक्टिस करना बाकी है, पर मेन बात मेरी पूरी हो गई कि m की पॉसिबल वैल्यू पता लगाने के लिए आपको पहले l लिखना पड़ेगा, बस। तुझसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। तो ऐसे ही अगर मैं l की वैल्यू 1 ले लूं तो m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, +1, 0 एंड -1। अब +1 -1 तभी होगा जब ये 1 है। अगर l 0 ही हो गया तो उसके लिए m की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 होगी, उसमें थोड़ी ना पॉसिबिलिटी है कि प्लस माइनस लगा लोगे। तो ये इस तरह से हम अलग अलग l के लिए m की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऑर्बिटल के लिए। तो अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं जहां पर आपको पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू डिफाइन करनी होगी। हाँ, समझिएगा। एक एक ऑर्बिटल फोकस करते हैं। पहले के बाद बात करते हैं s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, इसके लिए m की वैल्यू हमें 0 लेनी है बस। दूसरा है p ऑर्बिटल। अब आपके पास p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो तीनों ऑर्बिटल्स को अलग अलग आपको नाम देना पड़ेगा। तो 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान सुनिए मेरी बात। एक है px, एक है py, एक है pz। अच्छा, इनमें से किसी को भी आप px, py और pz बुला सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लास्ट वाला ही pz होगा। दूसरी बात, अब हमारे पास जो m की वैल्यू है वो क्या होगी, +1, -1 और 0, ये 3 वैल्यू होगी। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि pz के लिए m की वैल्यू 0 फिक्स कर लो, ये फिक्स्ड है। किसकी वैल्यू, m की वैल्यू, m की वैल्यू pz के लिए फिक्स कर लो। कितना, 0, ये फिक्स्ड है। और इन दो वैल्यू में से किसी को +1, किसी को -1, जो इसको -1 तो इसको +1। ये आप इंडिपेंडेंट हो, किसी को भी +1 कह सकते हो, किसी को भी -1 कह सकते हो। बट हाँ, एक ही ऑर्बिटल के लिए दोनों वैल्यू नहीं दे सकते, राइट। तो किसी एक को इधर +1 कहो और -1 कहो, कोई एक आपकी मर्जी है। लेकिन pz को हमेशा क्या कहोगे, 0 कहोगे। फिक्स कर लो इसको, तो आपके हमेशा आंसर डायरेक्टली मैच कर जाएंगे। इसी तरह से d के लिए, d ऑर्बिटल्स में जब आप जाएंगे, d ऑर्बिटल्स में जब आप जाएंगे तो d के अंदर क्या होगा बच्चों, 5 ऑर्बिटल है ना, 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। इसमें आपको क्या करना है, dxy, dyz, dzx, dx² y² एंड dz²। इनमें से इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए 0 फिक्स कर लो। क्या, 0 फिक्स कर लो, किसके लिए, dz² के लिए। इसके लिए 0 फिक्स कर लो, 0 फिक्स्ड। बाकियों के लिए आपकी मर्जी, किसी को +2 कहो, किसी को +1 कहो, किसी को -1 कहो, -2 कहो, या -2 कहो, -1 कहो, +1 कहो, +2 कहो, वॉट एवर यू वांट। तो इनमें से किसी को भी कुछ भी कह सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन dz² के लिए 0 फिक्स कर लो, तो आंसर आपका फट से मैच हो जाएगा, फटाफट मजा आएगा आपको बहुत। तो इस तरह से हम किसी भी सबशेल के लिए सभी पॉसिबल m की वैल्यू लिख लेते हैं। अब जब आपसे कहेगा डी सबशेल के लिए, क्या, डी सबशेल के लिए m की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो इनमें से कोई भी लिया जाए सब पॉसिबल है। हाँ, डी सबशेल है तो +3 पॉसिबल नहीं होगा, +4 पॉसिबल नहीं होगा, +½ -½ पॉसिबल नहीं होगा। तो m की वैल्यू l के रेंज में रहनी चाहिए। अगर l +2 है तो m की वैल्यू +2 से -2 के अंदर ही रहनी चाहिए। इस तरह से हम परमिसिबल और इम्परमिसिबल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पता लगा सकते हैं। भाई जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इस पर लाइन से सवाल आए हैं एग्जाम में, लाइन से कंटिन्यूअसली। आई विल शो यू सोन और लेटर, सूनर और लेटर। तो अगला टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, अगले टॉपिक की स्पिन क्वांटम नंबर है ना, स्पिन क्वांटम नंबर। ये अब हमारे पास
अभी तक जो 3 क्वांटम नंबर्स हमें नोन हो चुकी हैं, कौन कौन सी, एन, एल और एम, ये हमें कहाँ तक पहुंचाती हैं, ये हमें ऑर्बिटल तक पहुंचा देती हैं। ऑर्बिटल तक पहुंच गए, ऑर्बिटल तक ले जाती हैं। और हम कहाँ जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास। तो हमें इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए अब एक और क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। सो अगर मैं एन, एल, एम और एस माने स्पिन क्वांटम नंबर, इसको भी कंसीडर कर लूँ, तो अब ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तक पहुंच चुके हैं अब आप, ठीक है। ये स्लाइड अपने आप में सवाल है कि ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड ओनली 3 क्वांटम नंबर्स, बट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर चाहिए। तो भाई अगर मैं ऑर्बिटल लिखना चाहूँ ऐसे, देखो ऑर्बिटल मैंने परसों बताया था लास्ट क्लास में कि ऑर्बिटल को ऐसे लिखते हैं, साई एन एल एम, ऐसे लिखते हैं, साई एन एल एम, है ना। यानी यहाँ एन एल और एम की वैल्यू लिखी होगी। तो अगर मैं एक डेटा ले लूँ, एग्जाम्पल ले लूँ, जहाँ पर मैं साई को रिप्रेजेंट करूँ, और आप मुझे बताओ कि वो कौन सा ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छे समझना, देखिए बोलो, देखो जी मैंने लिखा 2 1 0, तो बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है। अच्छे सोचो, हाँ अच्छे सोचो। साई की वैल्यू, ये ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 1 है रिस्पेक्टिवली, हाँ एन एल एम, और एम की वैल्यू 0 है, तो एन 2 है, 2, एल 1 है यानी पी 2p। अब p में 3 होते हैं, px, py, pz। मैंने कहा जब एल की देखो इधर बोर्ड पे, जब m की वैल्यू 0 हो, जब m की वैल्यू 0 हो तो p का कौन सा ऑर्बिटल लेते हैं, pz लेते हैं, तो ये pz हो गया। नहीं समझ आया? तो बेसिकली 2pz को रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा तरीका है, 2pz को रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा तरीका है। ऐसे ही ये सारी बातें आपको हर एग्जाम में काम आने वाली हैं। तुझसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बताओ जी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 320। थर्ड शेल का डी का जी स्क्वायर, डीजेड स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। मगर अगर मैंने लिखा होता 400 तो ये 4s को रिप्रेजेंट करता है। अब आप समझते, अपने आप समझिए, दिमाग लगाइए, बहुत सारा दिमाग है। अगर मैंने लिखा होता 411 तो ये क्या हो सकता है, 4p का x भी हो सकता है, 4p का y भी हो सकता है। समझ लो भाई, L की वैल्यू 1, P हो गया, M की वैल्यू भी 1, दैट कैन बी इधर +1 और -1, तो वो px भी हो सकता है, py भी हो सकता है। ये एनफ इंफॉर्मेशन है, इसी को फिर से समझिए वापस से और फिर आगे बढ़िए।